अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जाए ज़िंदगी में किस नंबर 46। हाँ तो बता देना, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। आदिल ने कंधे उचकाए। ओ रियली लाला, हम सब देखते और समझते हैं। इनकी एक घुरी पर आप सीधे हो जाते हैं। कभी खुद को देखिएगा, आप क्या थे और उन्होंने क्या बना दिया है। ज़रवा ने इसे जताया कि वो लोग बेखबर नहीं। वो कान खुजाता इधर उधर देखने लगा। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। सारिया बेगम अमसाल का सर अपनी गोद में रखा तो अमसाल ने आंखें फाड़ी। मामा, आपकी तबीयत ठीक है ना? अमसाल ने इनके माथे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराईं। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कैसे? वो अनजान बनी, प्यार से, लाड से। मजाल है जो इस लड़की को इज्जत रास आ जाए। उन्होंने दांत पीसते सोचा। मेरी बेटी हो, क्या मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? उन्होंने इसके बालों में उंगलियां फेरी। मामा, आपकी आंखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, जो मुझे किसी खतरे का सायरन दे रहा है। इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आए, आप मुद्दे पर आ जाए। अमसाल उठकर बैठी। हम लोगों ने फैसला किया है कि सबकी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारी दादों ने 15 दिन बाद की डेट फाइनल की है। इनकी बात सुनकर इसकी आंखें चमकी। वाह, कितना मज़ा आएगा ना। शहरी बाई और अद्दी की शादी होगी। मामा, मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी और आप मुझे टोकेंगी नहीं। सिर्फ इन दोनों की ही नहीं, बल्कि बाजिल का निकाह और तुम्हारी रुखसती भी साथ ही है। उन्होंने इसके सर पर बम गिराया था। व्हाट? वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। मामा, अभी तो मेरा एक सेमेस्टर रहता है। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कहीं भागी जा रही हूँ। तुम रुखसती के बाद पढ़ लेना। कौन सा कोई मना कर रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं करनी अभी कोई रुखसती। आप जाकर मना कर दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बड़ों का फैसला है ये। और ख़बरदार, जो कोई उल्टी हरकत की तो हर बात में लाड अच्छा नहीं होता। अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर उन्हें हैरानी हुई। अमसाल उन्हें वहीं छोड़कर सीधी हाजरा शाह के कमरे में गई। आदिल पहले से ही इनके पास बैठा था। दादो, ये क्या चल रहा है घर में? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। दादो, इतनी भी क्या जल्दी है? आप बाकियों की रुखसती कर दें। मेरी स्टडी के कुछ माह बाद रहते हैं मेरी स्टडी के कुछ माह रहते हैं। अमसाल झुंझलाई। पुत्र, मैं अपनी ज़िंदगी तुम सबको अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ। इस बढ़िया की इतनी सी बात नहीं मान सकती? क्या है यार, पहले दादा जान ने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह करवा दिया और अब आप भी वही कर रही हैं। अमसाल ने मुंह बसोड़ा। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना? हाजरा बेगम ने इसे पुचकारा। अच्छा ठीक है, मगर बाकी सबके साथ मेरी डेट नहीं रखी। या पहले रख दें या फिर बाद में। 8-10 का गैप रख लें। मुझे शहरी बाई और अदी की शादी एंजॉय करनी है। मगर पुत्र, कोई अगर मगर नहीं। आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती। बस मैंने कह दिया है, आप 8 दिन बाद की डेट रख लें, वरना मैंने नहीं करनी। अच्छा चल ठीक है, तुम जैसे कहो। हरगिज़ नहीं दादो, आप पहले हमारी डेट रखें। इसका कोई भरोसा नहीं, कल को कोई नई बात इसके दिमाग में समा जाए और ये फिर मुकर जाए।
कब से खामोश बैठा आदिल बोल उठा। बिल्कुल भी नहीं दादो, आप बात की रखें। नहीं, पहले की। आदिल ने इसे घूरा। बात की। पहले की। हाजिर शाह कभी अपने पोते को देखती तो कभी पोती को। तुम दोनों फैसला करके बता देना, हम इसी हिसाब से रख लेंगे। हाजिर शाह ने तंग आकर कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। इसकी बात मान रही हैं ना तो मेरी भी माने, आप बस पहले की रखें। आदिल ने बात ख़त्म की। कह तो वो ठीक रहा है। चलो ठीक है, 15 दिन की सब रख ली है तो 8 दिन पहले की तुम्हारी रख देते हैं। मैं सबको बुलाकर कह देती हूँ। दादो, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब कोई बहस नहीं होगी। तुम लोग बैठो, मैं वज़ू कर लूँ। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। मुझे ये 15 दिन भी बहुत लग रहे थे। थैंक्स मेरा इंतज़ार कम करने के लिए। आदिल की बात पर इसने इसे घूरा। देख लूँगी तुम्हें तो। जाते जाते इसने धमकी दी। श्योर हनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही देखती रहो। आदिल ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर आई लट खींची। वो पैर पटकते बाहर निकल गई। सबकी शादियों की डेट रखी जा चुकी थी। अमसाल की फरमाइश पर इसकी रुखसती पहले रखी थी। सारिया बेगम ने शोर डाला कि सब लोग अपने काम काज वाले हैं, कोई इतना फ्री है जो रोज़ रोज़ शादियों का फैलावा संभालेगा। तो सब ने मिलकर तय किया कि इनके रुखसती के 2 दिन बाद शहरियार, अदीद, अमान, दरियाब और सद्दाम के साथ साथ फरहाद और रामीन की तारीख रख ली जाए। पहले तो फरहाद ने साफ मना कर दिया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, जिस पर सद्दाम ने इसे समझाया कि जो वो चाहता है वो अब हो नहीं सकता, इसलिए चुपचाप बड़ों की बात मान ले। तो इसने शर्त रखी कि इसे शादी के बाद रामीन को लेकर बाहर शिफ्ट होने दिया जाए। तो राशिद शाह को मानते ही बनी। दोनों हवेलियों में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। शहरियार और अदीब ने सारिया बेगम से वाज़ेह कहा था, अमसाल की शॉपिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो वो कहेगी, जैसा कहेगी, वो वैसा ही करेंगे। हॉल बुकिंग की बारी आई तो अमसाल ने नया शोशा छोड़ा कि इसे अपने शहर वाले घर से रुखसत होना है। तो रासिम शाह और शहरियार की हामी भरने पर सारिया बेगम सवाए सर पीटने की और क्या कर सकती थी। बाजिल अमसाल के कमरे में आया तो वो आंखें बंद किए, कानों में हैंड फ्री लगाए काउच पर लेटे हुए थी। वो जो इसे बुलाने आया था, इसको यूं बेखबर देखकर बाजिल ने हाथ में मौजूद शापर इस पर उलट दिया। अमसाल ने अपने ऊपर कुछ गिरता महसूस करके पट से आंखें खोली। अपने ऊपर छिपकलियों का ढेर देखकर इसकी हलक से फलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी। आदिल, जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसकी चीखें सुनकर जल्दी से अमसाल के कमरे में गया, जहां वो बेड पर चढ़े आंखें बंद किए मुसलसल चीख रही थी और साथ में बार बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। सामने खड़ा बाजिल खड़ा कहके लगा रहा था, क्या हुआ अमसाल, क्यों चीख रही हो? आदिल की आवाज़ सुनकर अमसाल ने आंखें खोली और भागकर इसके पास पहुंची। ये देखो कितनी कितनी छिपकलियां इसने मुझ पर फेंकी हैं। आदिल, कितनी?
ढेर सारी हैं। अमसाल ने अटकते हुए बात मुकम्मल की। काउच पर छिपकलियों का ढेर देखकर इसने गहरी सांस ली। रिलैक्स अमसाल, देखो प्लास्टिक की हैं। ये देखो। इसने एक उठाकर इसके सामने की तो इसका अटका हुआ सांस बहाल हुआ। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आदिल ने इसे अपने साथ लगाते हुए इसका सर थपका। क्या चीज़ हो यार तुम लोग, कम से कम एक दूसरे को तो बख्श दिया करो। आदिल के घूरने पर बाजिल ने दांत दिखाए। अमसाल जूता उठाए, इसको मारने के लिए बढ़ी तो वो छपाक से बाहर निकल गया। दफा करो इसे, आओ तुम यहाँ बैठो। अपने सारे बेड पर अपने इसे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास इसे थमाया। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा। अमसाल शाह छिपकलियों से डरी गई। आदिल ने इसका ध्यान बटाना चाहा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी। इसने अचानक से इतनी ज़्यादा फेंकी तो मैं डर गई। अमसाल ने मुंह बसोरा। इसे छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। इसके दांत किचकिचाने पर आदिल ने सर झटका। बीबी जी, ये बर्फ़ क्या करनी है आपने? बर्फ़ से क्या किया जाता है? अमसाल ने उल्टा इससे सवाल किया। पानी ठंडा करते हैं, मुलाजमा ने झट से जवाब दिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। पर बीबी, इतनी सर्दी में पानी क्यों ठंडा करना है? और ये इतना ज़्यादा क्या करना है? मुलाजमा ने इसे बाल्टी भरी पानी में बर्फ़ निकाल कर डालते देखकर हैरानी से पूछा। बदला लेना है, तुम बस देखती जाओ। इसकी बात मुलाजमा ने बेख्तियार झुरझुरी ली। ये बर्फ़ अच्छे से मिक्स की, पानी यक ठंडा हो चुका था। इसने बाल्टी उठाई और हॉल में सर पर जाकर उलट दी। हॉल में जाकर दिसंबर के महीने ठंडा ठार पानी बादल के तो 14 तबक रोशन हुए ही थे, मगर साथ बैठा ज़रियाब भी मुकम्मल भीग चुका था। पागल हो गई हो क्या है बेवकूफ़ औरत, इतना ठंडा पानी कौन फेंकता है? और इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ कौन फेंकता है? अमसाल ने जवाबन घूरा। हाँ तो पानी तो नहीं फेंका था ना, सल्ले क्या बदतमीज़ी है। ये वो बीमार पड़ जाएगा। सारिया बेगम ने इसे घर का मामा इसने पहले मुझ पर ढेर सारी छिपकलियाँ फेंक कर डराया था। अमसाल ने मुंह बिगाड़ा। तुम बाज नहीं आओगे ना? शहरियार ने बाजिल को आंखें दिखाई। अमसाल एक ही छलांग में शहरियार तक पहुंची थी। भाई, इसने मुझे बहुत डराया। मुझे लगा था मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। अमसाल ने आंखें फैलाकर इसे शिकायत लगाई। लाउंज में ज़रियाब की चीखें और बाजिल की दांत बजना शुरू हो गई थी। लाउंज में ज़रियाब की छींकें और बाजिल के दांत बजना शुरू हो गए थे। भाई, ये बाजी पर तो पानी मैंने फेंका है, मगर ज़रियाब भाई क्यों इतना भीगे हुए हैं? आप क्या स्विमिंग करके आए हैं? अमसाल ने मासूमियत से पूछा। बेटा, वो भी तुम्हारा ही शिकार बना है, शहरियार ने हंसते हुए कहा। चलो बाजी, जाके चेंज करके आओ। और ज़रिया बेटा, तुम भी चेंज करो, मैं कहवा बना कर लाती हूँ तुम लोगों के लिए। सारिया बेगम ने इनको कमरे में भेजा और खुद किचन में चली गई। बाजी, मैं इन सबको बालकनी के नीचे इकट्ठा करूँगी, तुम सारी की सारी इन पर उलट देना। अमसाल बाजिल को आखिरी हदायत देती, लॉन में बैठी शॉपिंग की लिस्ट बनाती सारे लोगों की तरफ बढ़ी। बालकनी के नीचे जाकर ज़ोर से गिरी और हाय हाय शुरू कर दी। आवाज़ इतनी ही रखी कि सिर्फ इन तक ही पहुंच सके। वो सब के सब बेइख्तियार
اٹھ کر اس کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی وہ سب عین بالکنی کے نیچے پہنچی، بازل نے چھپکلیوں کا باؤل الٹا۔ اپنے اوپر دھڑا دھڑ گرتی چھپکلیاں دیکھ کر سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، اور بالکنی سے نیچے جھانکتے بازل اور ان سے اٹھ کر کچھ دور جا کر کھڑی امثال کے کہکے ان کو یوں ہنستا دیکھ کر رامین نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ یہ تو نکلی ہیں۔ رامین کی بات سن کر سب دھیمی پڑیں۔ دونوں کے کہکے انہیں ان کی شرارت سمجھانے کو کافی تھے۔ شامین پکڑو اسے، آج یہ نہیں بچے گی۔ ثانیہ امثال کی طرف بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آگے تھی اور وہ چاروں اس کے پیچھے۔ عائشہ آپ کو بچائیں نا، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہ چڑیلیں آپ کی نند مار دیں گی۔ امثال نے عائشہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر آواز لگائی۔ اس کا دھیان کیونکہ عائشہ کی طرف تھا، اس لیے وہ راستے میں پڑا پتھر نہ دیکھ سکی اور نیچے جا گری۔ ان چاروں نے اسے جا لیا۔ اب امثال کی چیخیں تھیں اور ان کے کہکے۔ اچانک امثال نے زوردار چیخ ماری تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ہمیں یوں ڈراتے ہوئے؟ شامین نے اس کے بال کھینچے۔ مجھے کیا پتا تھا تم لوگ اتنے چھوٹے دل کے ہو، امثال نے منہ بگاڑا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا۔ وہ سب کھڑی ہو کر اسے گھورنے لگیں۔ تو امثال کی ہنسی تھی۔ کیا ہے بھئی، یوں آنکھیں نکال کر کیوں ڈرا رہی ہو مجھے غریب کو؟ امثال نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ تم کہاں سے غریب ہو؟ پوری چڑیل ہو۔ رامین نے اسے گھورا۔ چڑیل نہیں، فتنہ کہو، فتنہ۔ عادل لالا بھی یہی کہتے ہیں۔ ذروا کے کہنے پر اس کا منہ کھلا۔ شرم کرو، بھابھی ہوں تمہاری۔ کہیں ایسا نہ ہو میں روایتی بھابھی بن کر تمہارا جینا حرام کر دوں۔ وہ تو تم نہ بھی بنو تب بھی کرو گی۔ بلکہ کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے دانت کچکچائے۔ نہیں تو نہ سہی، ایک تو میں نے تم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کی، اوپر سے باتیں سنائی جا رہی ہو۔ امثال نے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ رکو۔ شامین کی سنجیدہ آواز پر وہ رک کر پلٹی تو ان سب کو سنجیدگی سے کھڑے خود کو دیکھتے پایا۔ سوری یار، بس مذاق کیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ مائنڈ کر گئی ہیں، مگر ان کی پوزیشن کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سوری نا، امثال نے کان پکڑے۔ اچانک سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیا ہے بھئی، ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ امثال دھپ سے نیچے بیٹھی۔ اور وہ جو ہمیں ڈرایا تھا وہ؟ ثانیہ کی بات پر اسے پھر سے ان کی حالت یاد آئی اور اس کی ہنسی چھوٹی۔ اب کی بار ان سب کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔